देखिए दो पार्टिकल्स ए एंड बी, ए क्या कर रहा है और बी क्या कर रहा है। तो लाइन ज्वाइनिंग क्या है, तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, ए बी है। जो बी पार्टिकल है लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर जा रहा है। बी पार्टिकल कहाँ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग विद स्पीड v1। ए एंड बी दो पार्टिकल्स हैं, लाइन ज्वाइनिंग इज ए बी एंड पार्टिकल बी मूव्स परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग एंड पार्टिकल ए कैचेज बी आफ्टर टाइम t। पार्टिकल ए कैचेज बी आफ्टर टाइम t। ए बी डिस्टेंस दिया हुआ, ए बी डिस्टेंस की वैल्यू डी ले लें। दोनों का लाइन ऑफ मोशन दिख गया होगा लोगों को। जो बी का लाइन ऑफ मोशन है क्या, तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, और ए जो क्या है तो टी टाइम को तो कैच कर लेता है। ए कैचेज बी आफ्टर टाइम टी, टी की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, ए की वेलोसिटी भी ले लें। ए कैचेज बी एट टी, टी की वैल्यू बतानी है। वंस मोर सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। ए बी लाइन है, डिस्टेंस कितना है, डी है। बी कहाँ जा रहा है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। ए क्या कर रहा है, टी टाइम पे इसको क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो टाइम की वैल्यू निकालनी है। ये v1 से चल रहा है और ये v से चल रहा है। ये क्या चल रहा है, ओके। ये v1 से चल रहा है, कितने से चल रहा है तो देख लेंगे। v1 से चल रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड v1 से चल रहा है, v से चल रहा है। तो टी टाइम में कितना मोशन कर लिया होगा, टी टाइम में कैच कर लिया। तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा, तो v1 इंटू टी। और ये टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा, तो v इंटू टी। टी टाइम में कैच कर रहा है, हाँ जी, हाँ पाइथागोरस लगा देंगे। टी टाइम के बाद कैच कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्रेस करोगे सेम रिलेशन को। वो डैट विल बी, दिस इज v1 t, दिस इज vt। पाइथागोरस लगा देंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। टी को एक तरफ करके तो सोल्व आउट कर लोगे। डैट विल डी स्क्वायर v1 स्क्वायर टी स्क्वायर v स्क्वायर टी स्क्वायर। पाइथागोरस यहाँ से टी को एक तरफ कर लें, टी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। टावर से जो बोल रहे हैं तो देखने में एक और डाटा से अब कर रहे हैं। टावर की हाइट ले लें 200 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 200 मीटर। यहाँ से दो ऑब्जेक्ट्स को ऊपर फेंक दिया गया, एक जो 15 मीटर पर सेकंड से, दूसरा 30 मीटर पर सेकंड से। 15 मीटर पर सेकंड, दूसरा 30 मीटर पर सेकंड। पहले तो आप लोग ये कर लें कि कितने टाइम का दोनों ग्राउंड पे आ जाएगा। पहले तो ये बताएं कि किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा। 30 मीटर पर सेकंड वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा, आप 15 वाले को क्या लगेगा। तो पहले दोनों का टाइम निकालना, वैल्यूज निकालना है। सिर्फ अगर ज़्यादा कम बताना था तो ज़्यादा कम आपने बता दिया। अब एग्जैक्टली टाइम बताना तो वो एग्जैक्टली टाइम बता दे। पंद्रह मीटर पर सेकंड वालों को कितना टाइम, 4 सेकंड। ओके 8 सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड वालों को 8 सेकंड।
और दूसरे को टाइम कैलकुलेटर का फार्मूला दे रखा लोगों को। 4 सेकंड आपने भी लिया है। 4 सेकंड कैसे ले आया बेटा? 25 से रूट नहीं आएगा ना। 15 का 225 और 4000 हो जाएगा। 200 मीटर है। 4225 होगा। 4225 का रूट निकालोगे तो कितना आता हुआ? 65। 65 प्लस 15 डेट विल 80। 80 बाई 10 डेट विल 8 सेकेंड। टाइम कैलकुलेटर से दोनों टाइम पहले निकाल लोगे। एक का 8 आया, दूसरा कितना आ रहा है? ओके। फार्मूला टाइम कैलकुलेटर u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh भाई क्या था हमारे पास? तो डेट भी जी, ये टाइम कैलकुलेटर का फार्मूला एक और क्या रखना था? 15 इलेक्ट्रॉन रखना था अंदर में। 225 प्लस तो डेट भी 2 इंटू जी। एच की वैल्यू कितनी? तो 200 मीटर। डेट 15 प्लस टाइम विल बी 8 सेकेंड। और दूसरे केस में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ वाला फ़र्क पड़ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और अंदर वाले क्या हो जाएंगे? तो ये 900 हो जाएगा। तो डेट भी अंदर वाले 70 निकल के आएंगे। 7 और 3 10 बाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 10 सेकेंड आ जाएगा। तो दूसरे वाले में ऐसा जाएगा। टाइम कैलकुलेटर एक में प्लस माइनस बीच में नहीं है। टी इक्वल टू डायरेक्ट यू प्लस में ही है, बस एक ही फार्मूला लिखा गया। हाँ हाँ, स्टार लगा था तो यहाँ पे दोनों ऊपर फेंका गया। दोनों कहाँ फेंका गया है? समझ आ गई बात? ये दूसरे वाले केस में यू की जगह पे 30 रखोगे 900 हो जाएगा। ये 4900 हो जाएगा। 4900 का कितना आ जाएगा? 70। 70 प्लस 30 तो 100 हो जाएगा। 100 बटे 10 तो 10 सेकंड आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया होगा कि दोनों साइमल्टेनियसली एयर में कितने टाइम के लिए? 8 सेकंड के लिए दोनों क्या हैं? साइमल्टेनियसली एयर में हैं। तो दोनों का साइमल्टेनियसली मोशन कहाँ तक डिस्कशन करेंगे? तो दो कैटेगरी बन जाएगा यहाँ पे। वन केस विल बी तो टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 8 सेकेंड। और दूसरा केस क्या बनेगा? तो 8 से 10 के लिए बनेगा, या मोर देन 8 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला क्या लगेगा? यहाँ पे एस बराबर तो यू टी प्लस ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे एक ही पार्टिकल एयर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे जस्ट सिंपल फार्मूला एस बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ए रिलेटिव क्या होता है हमारा? 0, तो गायब कर देंगे। तो बच्चा क्या हमारे पास? जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों का, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक को 30 से फेंका गया, एक को 15 से। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो डाट भी ऐसा बन जाएगा बाय रिलेटिव इक्वल 15 इंटू टी। जबकि यहाँ पे तो दूसरे जो फर्दर 8 सेकेंड के ऑनवर्ड्स, तो डाट भी 30 टी लिखें या 15 टी लिखें? बोलो 30 इंटू टी आएगा या 15 इंटू टी आएगा? वहाँ पे 30 इंटू टी आएगा, क्योंकि 15 वाला तो ऑलरेडी कहाँ आ चुका है? तो नीचे आ चुका है। 15 वाला ऑलरेडी ग्राउंड को हिट कर चुका है। टी इक्वल टू 8 सेकेंड के बाद कौन हवा में है? बस यही हवा में है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द लाइक इन बिटवीन 0 एंड 8 सेकेंड वहाँ से डिसाइड होगा। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा अप टू 8 सेकेंड
8 second, that will graph will be a straight line passing through origin, relative displacement versus time, और आफ्टर दैट पैराबोलिक बनेगा। यस फॉर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 को जैसे ग्राफ बनाया था वैसे बनेगा, बट कहाँ के लिए वैलिड होगा हुआ मोर देन 8 सेकंड के लिए, तो ऐसा आइडेंटिफाई कर लेंगे। दो पार्टिकल से देख लिया, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंडर ग्रेविटी में तो क्या लगा रहे हैं, रिलेटिव लगा रहे हैं। एक पार्टिकल को ऊपर से रिलीज कर दिया गया और एक को नीचे से फेंक दिया गया। ये देखो दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ। दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 को क्या कर दिया गया, तो ड्रॉप कर दिया गया। अब पार्टिकल 2 को नीचे से क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया। Particle 2 is thrown in such a way that it goes to maximum height 20 meter. Particle 2 goes throws in such a way that Particle 2 के बारे में उस सवाल में बोला हुआ, Particle 2 is thrown such that it reaches max height 20 मीटर। सवाल यह है कि व्हेन एंड वेयर पार्टिकल्स कोलाइड, व्हेन एंड वेयर पार्टिकल कोलाइड। हाँ जी, व्हेन एंड वेयर पार्टिकल्स कोलाइड। सी पहले देख लेंगे यहाँ पे, तो नीचे वाला जो प्रोजेक्टाइल है, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। नीचे वाला को कितने स्पीड से फेंका, इस तरह से फेंका ताकि मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, तो एच मैक्स का फार्मूला कितना था, यू स्क्वायर 2g। एच मैक्स दिया हुआ तो क्या निकल जाएगा, यू निकल जाएगा। यू की वैल्यू इसकी कितनी निकल जा रही है, 20 आ जा रही है। कितनी आ जा रही है उसके, दोनों पार्टिकल के बीच का इनिशियल सेपरेशन 20 मीटर दिया हुआ है। इस तरह से फेंका गया ताकि क्या करता है, दूसरा वाला पार्टिकल मैक्सिमम हाइट 20 मीटर जाता है, तो पार्टिकल 2 की प्रोजेक्शन वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। पार्टिकल 2 की क्या कर लेंगे आप, प्रोजेक्शन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 20 मीटर, और ये वाला के लिए तो मान लें कि इसको कितने से, तो यू फेंका गया और मैक्सिमम हाइट दिया हुआ, तो यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो मैक्स हाइट 20 मीटर। तो यहाँ से यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर से फेंक दिया गया, इसको कितने से फेंक दिया गया, 0 से, ऊपर से 0 से, और नीचे वाले को तो यू दिया गया। बहुत आसान काम है, आइदर वे में सोल्व कर सकते हैं। अब रिलेटिव का हेल्प ले लेंगे, स्लाइटली बेटर हो जाएगी। यहाँ पर रिलेटिव हेल्प से कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले का स्टॉप कर दें, क्या करते हैं, तो कोलाइड करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, इसको 20 मीटर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल एयर में, तो एयर रिलेटिव तो 0 ही है। एयर रिलेटिव कितना हमारा, और रिलेटिव हेल्प से कितनी आ गई, तो ये लेके यू प्लस या जो भी इन दोनों का ऐड करेंगे, चूँकि उसकी वैल्यू 0 है तो कितना आ जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी यू रिलेटिव 20 आ जाएगा, यू रिलेटिव 20 आ जाएगा। ये सवाल भी पूछ रहे थे कि दो पार्टिकल्स इन्हीं केस, इसी केस में, तो यू रिलेटिव एंड टाइम का ग्राफ खींचो। यू रिलेटिव एंड टाइम का ग्राफ कैसा आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। दिख रहा होगा कि ये यू रिलेटिव एंड टाइम का ग्राफ क्या आ जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा। यू रिलेटिव इतनी आ गई और ए रिलेटिव 0 है ऑलरेडी, एंड एस रिलेटिव कितना चलना पड़ रहा है, 20 मीटर। टाइम कैसे निकाल लोगे, कोलिजन टाइम, एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव, एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव। एस रिलेटिव कितना, 20, और यू रिलेटिव भी 20। 1 सेकंड बाद कोलाइड कर जाएगा, तो 1 सेकंड में तो ऊपर वाला कितना फॉल कर जाता है, एक सेकंड में कितना आ जाता है वो नीचे, 5 मीटर। 1 सेकंड में कैसे निकालोगे, g/2 इंटू टी स्क्वायर करके। 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा जो हाईएस्ट से छोड़ा गया है। टाइम निकालने के लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट करेंगे,
अब इंडिविजुअल पोजीशन बताना है कहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो उसके लिए इंडिविजुअल को सोल्व कर लेंगे। टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन 20 मीटर है। ऊपर वाले का 1 सेकंड बाद पोजीशन कितना आ जाएगा, वो 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर नीचे आ गया। हाँ वो तो दिया था ना कि दोनों के बीच का सेपरेशन 20 मीटर ही है। हाँ जी दिया हुआ था। दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, एक बोले कि ग्राउंड से फेंका गया, दूसरा पार्टिकल इतने हाइट पे है, इतने मीटर के टावर पे है, ऊपर से रिलीज कर दिया गया। वो अलग था कि उसको मैक्सिमम कितना फेंका जा सकता है, तो मैक्सिमम हाइट दिया कि उसको इस तरीके से फेंका कि मैक्सिमम हाइट इतना गया, तो बेसिकली कितना स्पीड दिया वहाँ से, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आई बात? ये तुम प्रैक्टिकल करते हो, किया कभी प्रैक्टिकल ये काम? हाँ किसी को, तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई बच्चा अगर छत पे खेल रहा है, उसका बॉल नीचे गिर जाता तो क्या बोलता तुम्हें भैया या चाचा बोलता है कि चाचा जी बॉल फेंक दीजिए, ये भैया क्या है, भैया बॉल फेंक दो, तो तुम क्या कर दो? तुम इंश्योर कर दो कि इतना हाइट फेंकना तो उतना ही स्पीड दे दो। वहाँ पे तुम्हारे अंदर सेंसर काम करता है कि हम कितना स्पीड देंगे ताकि उसके पास एग्जैक्टली पहुँच जाए। समझ आई बात नहीं आई? तो यही लिखा है कि उसका सेंसर है कि उसने क्या मैक्सिमम हाइट 20 मीटर फेंक देता है, तो करस्पॉन्डिंग कितनी स्पीड से फेंका वो पता चल जाएगा। मैक्सिमम हाइट दिया होता है, करस्पॉन्डिंग का स्पीड निकाल लेंगे। तो टाइम कितना आ गया हमारा, तो डेट इज 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ऊपर वाला कितना नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, तो नीचे तो 5 मीटर आ जाएगा। 1 सेकेंड में g/2 t², तो g/2 इज नथिंग बट 5 × 1, तो 5 मीटर ही आ जाएगा। तो ये वो कितना चल लिया, 5 मीटर चल लिया। टोटल 20 मीटर था, तो नीचे वाला कितना चला, तो दोनों के यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। तो ये पूछा था कि ग्राउंड से पोजीशन बता दें, तो ग्राउंड से कोलिजन का पोजीशन कितना हो जाएगा, 15 मीटर। जो इधर काफ़ी जो भी यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ कि एक को ऊपर से छोड़ दिया गया, दूसरे को नीचे से फेंका गया, दोनों के बीच का इनिशियल हाइट कितना दिया हुआ, दोनों के बीच का इनिशियल हाइट h दिया हुआ, दोनों पार्टिकल के बीच का इनिशियल हाइट है। और बोला गया कि जो ऊपर से रिलीज किया गया बट नीचे वालों को इस तरीके से फेंका गया, इस तरीके से फेंका गया ताकि मैक्सिमम हाइट कितना चला जाता है, तो मैक्स हाइट जाता है 4h। कितना जाता है, नीचे वाला को फेंकते हैं तो मैक्स हाइट कितना जा सकता है, तो यही निकालना कि टाइम ऑफ कोलिजन निकाल दें और कहाँ पे कोलिजन होगा, जल्दी कर लें। दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना दिया हुआ, h दिया हुआ। ऊपर वाले को छोड़ दिया है, नीचे वाले को फेंका गया है, सच इस तरह से फेंका गया तो ताकि मैक्सिमम हाइट कितना चला जाता है, वो मैक्सिमम हाइट 4h चला जाता है। मैक्सिमम हाइट 4h राइज करता है। ओके, मैक्सिमम हाइट 4h राइज करता है, तो मैक्सिमम हाइट 4h राइज कर रहा है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लोगे। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन देख, सुन लोगे, डायलॉग सुन लोगे। ये यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ, ये लेकर आगे तक पूरे जो है, तो आगे कोलिजन पढ़ेंगे या लिक्विड पढ़ेंगे, वहाँ पे भी यूज होता रहेगा। सुनोगे, h हाइट से गिराएंगे तो कितने स्पीड से आएगा, √2gh से। h हाइट से गिराएंगे तो कितने स्पीड से आएगा, सुन लिया, उल्टा बोल रहा हूँ। h हाइट फेंकना तो कितना स्पीड देना पड़ेगा, √2gh देना पड़ेगा। h हाइट फेंकना तो कितना स्पीड देना पड़ता है, √2gh। और h हाइट से आएगा तो कितने स्पीड से आएगा, √2gh से आएगा। समझ आ गया? अगर √2gh स्पीड दोगे तो h हाइट जाएगा, या h हाइट फेंकना है तो कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, √2gh। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो मैक्सिमम हाइट कितना है, तो 4h मैक्सिमम हाइट फेंकना है, तो कितनी स्पीड देनी होगी यहाँ पे, तो √2gh, 2gh के जगह पर रख दोगे, कितना है मैक्स हाइट, तो बॉटम वाले को कितनी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड कर लो, 4h। तो रिलेटिव हेल्थ भी यही आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी भी इतनी आ जाएगी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो h है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो ले लोगे।
रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी सोल्व करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग डेटा विल गिव यू, ऐसा जो है तो ऑप्शन आ जाएगा। T इक्वल टू एच बाई 8g का रूट। टी निकल गया तो ऊपर वाले का पोजीशन निकालो कितना गिरा इतने टाइम में, और टोटल में माइनस करके नीचे वाला का तो पोजीशन बता दोगे। हाँ जी, इनिशियल सेपरेशन दिया हुआ है दोनों के बीच का, ऊपर से तो ये इनिशियल सेपरेशन एच दिया हुआ है, बोला कि यहाँ से छोड़ दिया गया, यहाँ से इतना इस तरह जो स्पीड देते हैं तो इतना देते हैं ताकि मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर लेता है 4h, तो कितनी स्पीड दिया था, स्पीड में ट्रेन से कन्वर्ट कर दोगे। हाँ, वो आगे जो भी पोजीशन पता करना होगा जहाँ पे कोलिजन होगा तो निकाल सकते हो तुम। तो वन मोर एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ, डिस्टेंस कैपिटल एच का टर्म्स में आ जाएगा। हाँ बेटा 4h दिया हुआ है, ये बोला कि इनिशियल सेपरेशन दोनों पार्टिकल के बीच का कितना है, h है। जो टावर की ऊंचाई कितनी है, h। टावर के ऊपर से रिलीज किया गया, टावर के बॉटम से फेंका गया, बट बॉटम वाले को जिसको फेंक रहा है ना, तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करता वो, तो वो अलग हो गया। मैक्सिमम हाइट इसलिए दिया ताकि बॉटम वाले को कितना स्पीड दिएगा वो पता चल जाए। बॉटम वाले को फेंकते हैं इस तरीके से फेंकते हैं तो ताकि वो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, 4h जाता है, तो उससे क्या पता चल जाएगा आपको, तो यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाएगा नीचे से। क्लियर बात हो गई। तो करस्पॉन्डिंग जो है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एच होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के रेशियो से टाइम निकाल लोगे, जो भी पोजीशन पूछा जाए कोलिजन के लिए तो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो वन मोर टाइप इज सी, बोला जाए कि एक पार्टिकल कहाँ पे, तो ओरिजिन पे, वन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, अनदर पार्टिकल इज, तो इस इधर इस वाले डायरेक्शन में क्या बोलेंगे। हाँ जी, तो एक पार्टिकल क्या है तो ओरिजिन पे है, दूसरा क्या है तो ड्यू साउथ है। वन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे है उसको बी नाम दे देता हूँ, और जो साउथ में उसको क्या नाम दे दिएगा, ए। एक पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे, और दूसरा पार्टिकल कहाँ तो ड्यू साउथ है। अब ये सवाल देखा, बोले जा रही है दोनों का लोकेशन क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन डी मान लें, जो ए है डी डिस्टेंस साउथ ऑफ तो बी है, ए इज डिस्टेंस डी साउथ ऑफ ए, ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ, सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। अभी बोला जा रहा है कि क्या बी जा रहा है, हमारा बी जा रहा है बेस्ट में जा रहा है, बी की वेलोसिटी आप ले लें, V2 ले लिया हमने, V2 वेलोसिटी से कहाँ जा रहा है, बेस्ट में जा रहा है। हाँ जी, क्लोजेस्ट अप्रोच, बी जो जा रहा कहाँ जा रहा है, बेस्ट में जा रहा है, और ए क्या कर रहा है हमारा, तो ड्यू नॉर्थ जा रहा है, V1 स्पीड से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया होगा। दो पार्टिकल्स हैं, एक कहाँ जा रहा है, तो एक बेस्ट में जा रहा है, एक ड्यू नॉर्थ जा रहा है। इनिशियली कहाँ कितने डिस्टेंस पे थे, डी डिस्टेंस पे थे, वो कितने से जा रहा है, V2 से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है, V1 से जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या होता है, रिलेटिव से सोल्व करें कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना, इन दोनों के बीच का क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, जो कितने टाइम पे ये क्लोजेस्ट सेपरेशन पे होंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, लिस्ट डिस्टेंस पे होंगे। दिख रहा होगा ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ से यहाँ आ गया, किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ से यहाँ आ गया, उतना टाइम में यहाँ से यहाँ चला गया होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो क्या हमारा कब मिनिमम होगा, कब क्या होगा, मिनिमम होगा, वही निकालना। समझ आ गई बात।
क्योंकि दूसरा वाला मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा नहीं जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस ओबियस है कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये चलता जा रहा तो उधर चला जाएगा नॉर्थ में, और ये कहाँ चला जाएगा। तो वो एक ही केस होता है जहाँ पे लिमिटेशंस होते हैं। तो मिनिमम पे लिमिटेशन है, मैक्सिमम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मिनिमम ही पढ़ा जाएगा यहाँ पे। अब क्लोजेस्ट अप्रोच का केस होता है, ऊपर देखेंगे, एक बार समझ लें। रिलेटिव अप्रोच से करते हैं, दो अप्रोच होता है इसमें सोल्व करने का। एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है। मैथमेटिकल अप्रोच में होता है किसी टाइम टी पे मान लो कि क्या हो गया हमारा, तो क्लोजेस्ट सेपरेशन पे, हाँ जी, तो यहाँ पर किसी समय पे क्या पे, तो क्लोजेस्ट सेपरेशन पे टी टाइम ये कितना डिस्प्लेस हो गया, टी कितना हो गया है ये, तो कितना चले v1 टी, तो ओरिजिन से कितना बच जाएगा d माइनस v1 टी, और उधर कितना चला गया वो पाइथागोरस से, तो ये हाइपोटेनस निकाल लोगे, और जो वैल्यू आएगी पाइथागोरस से जो डिस्टेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम आएगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना बोला था, डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दो, तो वहाँ से मिनिमम टाइम की वैल्यू आ जाएगी। जब जिस जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, वैल्यू वहाँ से निकाल लोगे, और टाइम को वापस उस एक्सप्रेशन में डाल दोगे, तो जेड मिनिमम की वैल्यू भी निकल जाएगी। वो जो है मैथमेटिकली काम करते तो लंबा पड़ेगा हुआ, बट दूसरा जो रिलेटिव अप्रोच है उसमें अगर समझोगे तो बहुत तुरंत हो जाता है, 2 लाइन में इसका सोल्यूशन आ जाता है। रिलेटिव में क्या अप्रोच होता है, तो किसी एक को स्टॉप कर देते हैं, कलम रख दें, आराम से समझ लें, 2 लाइन ही लिखोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो समझना पड़ेगा। रिलेटिव में क्या करते हैं हम लोग कि एक को स्टॉप कर देते हैं, और फिर जो स्टॉप हो गया वहाँ से दूसरे का मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? तो हम कर दें, किसको स्टॉप कर दें, बी को स्टॉप कर दें, बी स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बेसिकली हो गया वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब क्या है ये, तो डैट विल बी ऐसा आ जाएगा। समझ लें आप, डेफिनेटली जो है, तो आप लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। ये कितना v1 है और दूसरा क्या ये है माइनस v2 है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो बेसिकली क्या हुआ, जब रोक दोगे इसको, तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, ये v2 इधर है, तो एक v2 यहाँ ऐड करना होगा, तभी तो ये 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इधर v2 ऐड किया, तो यहाँ भी एक ऐड करना पड़ेगा। समझ आई बात? मैं बोलना चाहूँ बेसिकली ये तो आपने थ्योरेटिकली समझ लिया कि रिलेटिव में क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप कर देते हैं। मैथमेटिकली क्या काम करोगे इसमें, एक v2 इधर डाला तो इसमें भी डालना पड़ेगा, तो अब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये रुक गया, और उसके रिलेटिव में क्या चल रहा है, ये उसके रिलेटिव में बी जब स्टॉप हो गया तो उसके रिलेटिव में ए के पास ऐसे वेलोसिटीज हैं, ये जो है इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। जब बी देखेगा ए को, बी देखेगा किसको, तो कहाँ कहाँ जा रहा है वो ड्यू नॉर्थ जा रहा है, और साथ में कहाँ कहाँ दिख रहा है उसको, तो ईस्ट में जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर हो गया लोगों को? तो अडैप्टिवली ऐसा सिचुएशन हो गया। अब देखोगे कि जब बी देख रहा है, अब ये सिचुएशन क्लियर है, बी को छोड़ देते, बी तो रुका हुआ, बी रुका हुआ, ए कैसे कैसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये वेलोसिटी कितनी है हमारी v2, और ये कितनी है, ये था, यही वैल्यू लिया था, कुछ और लिया v2 एंड v1, ठीक है ये। तो अब जो है बी देखेगा, किसको देख रहा है, तो ये v2 v1 का रिजल्टेंट इधर कुछ आ रहा होगा, तो ये जो है बी जो है ए को देख रहा है कि ए जो है इसके पास इधर भी वेलोसिटी इधर भी वेलोसिटी है, बी तो वहीं पर रुक गया, और ए इस लाइन पे चल रहा है, रिलेटिव में इस लाइन पे चल रहा है, और रिलेटिव में इस लाइन पे चल रहा है। क्लियर बात हो गई? रिलेटिव में इस लाइन पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है, यहाँ पे कभी ए यहाँ पे आ गया, कभी ए यहाँ पे पहुँच गया, कभी ए यहाँ पे पहुँच गया, ऐसा समझ आ गया? ऐसे इस लाइन पे जाता हुआ जा रहा है, इस लाइन पे चलता जा रहा है। ये समझ आया नहीं आया? जब ए को बी को स्टॉप कर दिया तो ए इस लाइन पे जा रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि ये जब बी यहाँ पे स्टेशनरी है और ये यहाँ पे, और इनिशियली यहाँ पे था,
तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कौन सा जो है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? इस लाइन पे चल रहा था, ये जब यहाँ पे रहा होगा डिस्टेंस डी है, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे चलेगा तो ये डिस्टेंस ये होगा। ऐसा लाइन ज्वाइन करोगे यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो कौन सा डिस्टेंस जो है तो आपको मिनिमम दिख रहा है? आपको पता है इतना कि 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। तो जब ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन गिरेगी तो वो वाला क्या होगा? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये दोनों क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे वहाँ पे। क्लियर हो गया लोगों को? तो रिलेटिव में जब बात आउट करेंगे तो हम लोग यही इसी फंडे का इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारा ए जो है इस पोजीशन पे होगा, कौन सा पोजीशन? परपेंडिकुलर पोजीशन पे, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया गया, तो ये जो पोजीशन पे होगा तो यही क्या हो गया? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ये क्लोजेस्ट पे अप्रोच पे होगा, ये क्या होंगे हमारे? बाकी ये कितना V2 और ये कितना हमारा? अब हम सोल्व करने के लिए जनरल नॉलेज के लिए देखो इधर, ये हाइपोटेनस की वैल्यू लिख दूँ। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा ट्रायंगल में? तो ये वाला रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, याद होगा 90 डिग्री पे तो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें कितना रिजल्ट आता है? तो रूट ऑफ पाइथागोरस ही लगाते हैं, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही रहता है 90 डिग्री पे। तो ये कितनी है? ये हाइपोटेनस वाली वैल्यू कितनी है हमारी? तो रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और ये क्या है? तो V2 है और ये V1 है। ये V2 यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा, जैसे आपकी इच्छा है। अब मैं बोलना चाहता हूँ इस ट्रायंगल में ऐसे जो है तो एक एंगल एज्यूम करने जा रहा हूँ, इसको मान लेता हूँ कि क्या मान लेता हूँ? इसको थीटा मान लेता हूँ। इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो इस को थीटा मानते हुए ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू लिख दें आप। इस वाला ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू कौन बताएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, V2 अपॉन रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये लिख लोगे ना ज्योमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा हर एक बच्चा लिख लेगा। तो अब आंसर सॉल्यूशन खत्म हो गया, तो इतना तक उतार लें आप लोग। ये साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे रहा हूँ, यही लिखना ही मेन था। बाकी अब जो है तो साइन थीटा ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये थीटा लिया है, V2 बाई रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस V1 अपॉन कॉस थीटा ये V1 अपॉन रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, समझ में भी आ गया, आंसर भी पता ही है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना आपको? क्या चाहिए? क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस में तो आपने खुद ही बताया कि यही वाला क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला है ना। आपको पता क्या है? ये वाला पता है ये कितना है? D है, ये D है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, ये परपेंडिकुलर है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कितना है? D है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? D साइन थीटा या कॉस थीटा? D साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा? तो D साइन थीटा हो गया, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकल गया। इसको D से गुना कर देंगे यहाँ पे, D साइन थीटा। जब D साइन थीटा होगा तो यहाँ भी D से गुना कर दोगे, तो ये जो आएगा क्या हो गया हमारा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? ये D साइन थीटा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, यही D साइन थीटा क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। तो D से इसको मैग्नीफाई कर दिया,
डी से मैग्नीफाई कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। ये डी साइन थीटा ही तो है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना था बस। ट्राइंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया, बाकी जो है तो डी साइन थीटा ही हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच है। ये वाला ट्राइंगल में जिनको दिक्कत हो रही है तो ऐसा देख लें, ट्राइंगल को फिर से डिजाइन कर देता हूँ। ये लाइन है हमारा, ये आपने बोला कि यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। ये ऑलरेडी हमारा कितना, ये डिस्टेंस हमारा डी है, और ये कितना एंगल लिया हमने, तो ये एंगल के सामने कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये एंगल के सामने, तो डी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। लिस्ट सेपरेशन पे जब दोनों पार्टिकल होंगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब दूसरा वाला पार्ट देखोगे, लिस्ट सेपरेशन होने के लिए टाइम कितना लग गया। तो ये ज्योमेट्री से आपको पता चलेगा कि क्या होता है, डी है और ये थीटा है, तो ये वाला डी साइन थीटा हो गया, और ये वाला कितना हो गया, ये वाला डी कॉस थीटा हुआ। तो बेसिकली हमारा जो ए पार्टिकल है रिलेटिव में इस लाइन पे चल रहा है, ये पार्टिकल रिलेटिव में, और जब ये यहाँ से स्टार्ट किया और चलते 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 यहाँ पे जब आएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यही निकालना। ये सवाल था कि दोनों के बीच का लीस्ट सेपरेशन कितने टाइम पे होगा, दोनों पार्टिकल्स में बीच में लीस्ट सेपरेशन कितने टाइम पे होगा। तो कितने टाइम पे होगा ये हमारा, तो इतना डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट जब होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जब होगा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ से यहाँ चला ना, तो टाइम निकालने के लिए कल से यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट लिख दें ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे में क्या लिख दें, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बताओगे इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो बस वहाँ पे d कॉस थीटा बाई रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर रख दें, और करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा का वैल्यू पे फिलअप कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक चलने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी कॉस थीटा। टाइम निकालना तो कितना लिख देंगे, डी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितनी, कॉस थीटा का वैल्यू कितनी, तो v1 है, कॉस थीटा v1 आया था, v1 और नीचे डालोगे v1 स्क्वायर प्लस v2, दो बार रूट आएगा तो गुना करेंगे तो हट जाएगा रूट, तो टाइम ऐसा जाएगा। जब दोनों के स्पीड अलग अलग होंगे तो ऐसा कर लोगे। एक स्पेशल केस पूछा जाता है कि दोनों के स्पीड्स बराबर हैं, v1 v2 दोनों 20 चल रहा है, b जो है वेस्ट में जा रहा है v स्पीड से, और a जो है ड्यू नॉर्थ जा रहा है कितने स्पीड से, v स्पीड से ही जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस केस में, d/2v है, क्या आ जाएगा, जो ऊपर में v रखोगे नीचे ट्वाइस v स्क्वायर आ जाएगा। एक और कैंसिल करो कितना आ जाएगा भैया, अगर दोनों के स्पीड्स इक्वल रहेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, तो d/2v। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दोनों अगर स्पीड से इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, इक्वल स्पीड से चल रहे हैं अगर, तो यहाँ भी अगर इक्वल स्पीड है तो जेड मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो dy/√2v या कुछ आ रहा है, अच्छा भी नहीं आएगा, ओके कैंसिल आउट हो जाएगा।
पीछे वाला सॉल्यूशन में बस इतना ही समझना था कि जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि दो चीज़ें क्लोजेस्ट कब होती हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होंगी। तो ये ऑलरेडी ये पॉइंट जानते हो। और उसके अलावा क्या करना था, तो साइन थीटा कॉस थीटा लिखना था। और रिलेटिव का बस इतना ही फंडा था कि बी कहाँ जा रही थी, बेस्ट में। तो रिलेटिव में जब काम करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा वो। तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा था, V1 इधर जा रहा है, V2 इधर हो गया। तो रिजल्टेंट के लिए तो हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा। हाइपोटेनस रिजल्टेंट डायरेक्शन में किधर जाता हुआ दिखेगा, ये जो है बी को कहाँ जाता हुआ दिखेगा, तो इस लाइन पे जाता हुआ दिखेगा, रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर लाइन पे। तो उस ट्राइंगल में थीटा मान लिया, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया। और डी साइन थीटा ये हमारा क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आने के लिए तो पार्टिकल बी के रिस्पेक्ट में ए को कितना मोशन करना पड़ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में ए को चलना पड़ रहा है डी कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी से डिवाइड करके वहाँ से क्या निकाल लेंगे, उतना मूव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा लिखना था, बाकी जो है तो बेसिक प्रोसीड्यूर करेंगे तो आपको वहाँ से आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया लोगों को। तो वन मोर केस एग्जाम्पल्स लिखें, कुछ अंडर ग्रेविटी के एग्जाम्पल्स लिख लें, जहाँ पे दो पार्टिकल्स का केस रहता है या फिर सिंगल पार्टिकल का केस रहता है, बट कुछ स्पेशल केसेस दिए रहते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल हमारा, एक पार्टिकल ऊपर से रिलीज किया गया, हाँ जी, क्लोजेस्ट अप्रोच होने के लिए कुछ टाइम लगा होगा ना, तो कितने टाइम पे है, किसी टाइम पे दोनों पार्टिकल किस पे होंगे, क्लोजेस्ट सेपरेशन पे होंगे। तो क्लोजेस्ट सेपरेशन उस समय कितना है और उस ऐसा होने के लिए कितना टाइम लगा, उस सब ऐसा होने के लिए कितना टाइम लगा। कोई टावर है, टावर से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देगा, टावर है, टावर से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है, 18 सेकंड लगता है। कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है उसे, 18 सेकंड। ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिएगा, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। क्लियर हो गया लोगों को। दूसरा पार्ट देखेंगे, अभी ये किसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ये 18 सेकंड। एक दूसरा पार्टिकल उसको क्या बोला गया, सवाल ये पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए। दूसरे पार्टिकल को 6 सेकंड लेटर फेंका गया, 6 सेकंड आफ्टर फेंका गया, 6 सेकंड आफ्टर। दूसरा पार्टिकल को कितने टाइम के बाद ड्रॉप किया गया, 6 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया। और दोनों क्या करते हैं, हिट्स ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ हिट्स ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो क्या निकालना, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। सी वंस मोर सुनेंगे क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट को तो रिलीज कर दिया गया, 18 सेकंड्स में क्या करता है, ग्राउंड पे गिर जाता है। आफ्टर 6 सेकंड अनदर पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स इन सच ए वे डैट बोथ स्ट्राइक्स साइमल्टेनियसली, या सेकेंड पार्टिकल स्ट्राइक्स साइमल्टेनियसली, सेकेंड पार्टिकल स्ट्राइक्स ग्राउंड साइमल्टेनियसली। पहले पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया, 6 सेकेंड के बाद दूसरे पार्टिकल को कितने स्पीड से नीचे ही फेंका जाए ताकि वो क्या करे, साथ में ही ग्राउंड को स्ट्राइक करे। ओबियसली 6 सेकंड बाद ड्रॉप कर रहे हो, तो अगर रिलीज करोगे तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो वही पूछ रहा है कितना स्पीड देंगे ताकि क्या कर जाए वो, तो साइमल्टेनियसली पहुंच जाए। देख लो टाइम ऑफ मोशन इसको कितना मिला, 18, और 6 सेकंड बाद इसको फेंका गया, इसको 12 मिला। टाइम ऑफ मोशन कितना मिला, हाँ जी 25 मिनट, लेकर 12 सेकंड इसको मौका मिला। पहले वालों को 18 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट मिला, दूसरे वालों को कितना टाइम मिला, तो 12 सेकंड ही मिला। 6 सेकंड बाद है ना, कितने सेकंड बाद फेंका गया, 6 सेकंड बाद।
क्लियर बात हो गई। कॉमन से इतने प्रैक्टिस बोला जा रहा है कि कोई अगर सपोज करें कॉलेज का एग्जाम्पल उठाते हैं कि जैसे अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स रहता है, इतने से इतने जो ब्रेकफास्ट मिलना। आपका कॉलेज वाले क्लास का टाइम भी फिक्स रहेगा, अराउंड यूजुअली पहले 8 बजे स्टार्ट हो जाता था, आजकल पता नहीं, तो 6:30 बजे से ब्रेकफास्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कितने बजे से? तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो 6:30 बजे तो पहुँच जाएंगे। जो मेस होता है वहाँ पर तो 6:30 बजे पहुँच गए। अब कुछ बच्चे मेरे टाइप के होते हैं, वो कितने तो 7:55 पे उठेंगे। 7:55 में 8 बजे ब्रेकफास्ट खत्म होना, 7:55 पे उठे और जल्दी से गए, एक ब्रेड उठाया और क्या निकल लिए, जा भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। मतलब वो भी उतने ही टाइम पे निकले हो मेस से। वो भी इंटर कितने बजे करा था, वो उसने 6:30 बजे इंटर करा था, और दूसरा कितने बजे इंटर कर रहा है? 7:55 पे। तो दूसरा वाला कितने टाइम के लिए ब्रेकफास्ट करा? 5 मिनट के लिए। पहला वाला कितने के लिए करा? 1 घंटा 30 मिनट। इसे क्वेश्चन में लिखना हो तो कैसे लिखेगा? फर्स्ट पार्टिकल इज रिलीज्ड एंड रीचेज ग्राउंड इन 1 hour and 30 minutes। सेकेंड पार्टिकल इज ड्रॉप्ड 1 hour and 25 minutes आफ्टर रिलीजिंग द फर्स्ट। पहले के रिलीज करने के 1 घंटा 25 मिनट बाद दूसरा स्टार्ट किया, और दोनों क्या करा? साइमल्टेनियसली आया। मतलब पहले को 1 घंटा 30 मिनट टाइम मिला, दूसरे को कितना मिला? 5 मिनट का टाइम मिला। समझ आई बात नहीं है? तो ऐसे सिचुएशन बोला जा रहा है। किसी को काफ़ी लोगों को लगता है कि 18+6 कर देंगे, ऐसा लगता है। 18+6 नहीं होगा, 18-6 होगा। ये वाला कन्फ्यूजन रखते हैं लोग। तो 18 सेकंड में नीचे आ गया तो कितना लिखेंगे? h बराबर कितना हो जाएगा उसके लिए? तो -g/2 इंटू 18² h बराबर ut माइनस GT स्क्वायर u 0 है। और दूसरे के लिए दूसरा पार्टिकल को फेंका गया नीचे, तो h बराबर नीचे फेंका गया माइनस। अगर या तो माइनस लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते तो बोले नीचे फेंका गया ut। अभी हमने साइन ऑपरेट नहीं किया, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपने आप ही साइन के साथ आ जाएगा। अपने आप ही हमें पता नहीं है कि कहाँ फेंका, ऊपर नीचे। हमने क्या मान लिया? ut माइनस g/2 इंटू 12²। जिनको लग रहा है कि h को भी माइनस लिखोगे तो वो लिख सकते हैं। हाँ जी, साइन कन्वेंशन ऊपर उस पर ऑपरेट नहीं किया तो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। अगर तुम साइन को वहाँ पे -u रख दोगे, तो -u रख देने का मतलब तुमने मान लिया कि नीचे फेंका, तो सिर्फ u का वैल्यू आएगा कितना मैग्नीट्यूड है। तुमने खुद मान लिया कि क्या कर दिया तुमने, नीचे फेंका। बाकी इस फेंक क्वेश्चन में तो नीचे लिखा ही है कि नीचे फेंका हमने। इस क्वेश्चन में -h लिख दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। तो बस इसका उतना मीनिंग है, फेंकने से कोई मतलब नहीं उसको। ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस में ही आएगा। तो -h माइनस g/2 18² और दूसरी बार -h ut माइनस g/2 इंटू 12²। अगर यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो u की वैल्यू प्लस में आएगी। अभी माइनस नहीं लगाया तो u की वैल्यू किस में आ जाएगी? है माइनस में आ जाएगी। अब अभी नहीं लगाया हमने, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है कि आप लगा दें। वो बोल रखा ना क्वेश्चन के नीचे फेंका ही गया। अरे क्वेश्चन में ये तो बोल रहा हूँ कि कितने स्पीड से नीचे फेंका जाए 6 सेकंड बाद, ताकि दोनों क्या करे ग्राउंड पे, तो साइमल्टेनियसली तो स्ट्राइक करे। बाकी आपको मन कर रहा तो नहीं लेने का तो नहीं भी ले सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप वहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इस केस में। दोनों को इक्वेट कर दूँगा, -h इक्वेट कर देता हूँ। तो -g/2 18² इक्वल टू कितना? -h की वैल्यू दोनों केस में इक्वेट कर दे रहा हूँ। तो डेट विल बी -u इंटू कितना? ये 12। दूसरे को कितना टाइम मिला था? हाँ जी, -g/2 इंटू 12²। किसी को दिक्कत है बताएगा? u ऑलरेडी जो है ना तो स्क्वायर में, u तो ठीक है। ये टाइम की वैल्यू यहाँ भी पता मैं, ये वाला टाइम भी कितना? 12 सेकंड है। ये वाला टाइम भी कितना हमारा? 12 सेकंड है। दोनों की इक्वेट कर दिया गया, बाकी सॉल्व आउट कर लेंगे।
u इंटू 12 इजकल टू g/2 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर u इंटू 12 g/2 इज नथिंग बट 5 है ये। और इन दोनों की एक बार जोड़ दो, एक और घटा लो, तो इन दोनों का a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी विल 30 और a माइनस बी विल तो 6। यहाँ से कैंसिल आउट कर लोगे, u की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ये प्लस में आ रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या मान लिया था, ऑलरेडी डायरेक्शन मान रखा, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ यहाँ से देगा, यहाँ से क्या देगा सिर्फ और सिर्फ। तो कितना स्पीड नीचे डाउनवर्ड प्रोजेक्शन का आ गया 75 मीटर पर सेकंड, साइमल्टेनियसली हिट कर रहा है, डेट विल 75 मीटर पर सेकंड। दोनों पार्टिकल ग्राउंड को साइमल्टेनियसली हिट कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेविटी में तो छोटे मोटे काम आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या होता है। ये अंडर ग्रेविटी में छोटे मोटे काम आपको पता होता है कि जितना अगर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, अगर क्या करें हम लोग, एयर रेसिस्टेंस को क्या करें, नेग्लेक्ट करें, एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है। जितने स्पीड से फेंकेंगे उतने स्पीड से तो बाउंस बैक करेगा। तो एयर रेसिस्टेंस को एक केस इग्नोर करना होता है, एक केस इग्नोर नहीं करना होता। तो इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, तो इग्नोर करते हैं। यहाँ पे एक जगलर का केस आता है, किसका केस आता है, जगलर थ्रोज बॉल से लिखा रहता है कि ऐसा कुछ पैटर्न दिया रहता है, जगलर थ्रोज बॉल्स वो जो पैटर्न दिया एवरी 2 सेकंड, दो सेकंड पे तो क्या कर रहा है, एक बॉल फेंक रहा है। और कुछ एक और इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि कुछ पैटर्न दिया रहेगा कि आगे किस में नियम को फॉलो कर रहा है। तो सवाल ये है कि ही वांट्स टू मेंटेन और ही मेंटेन्स 3 balls in air। तीन बॉल को कहाँ मेंटेन करता है, वो एयर में मेंटेन कर रहा है। तो हमें क्या करना था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट निकालना होता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट निकालें, जो हर एक बॉल कितना मैक्सिमम हाइट जा रहा है तो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऐसा कुछ बाउंडेशन दिया रहेगा कितना बॉल मेंटेन रखना है, या फिर कुछ दिया रहेगा दूसरा को तब फेंकता जब पहला मैक्सिमम हाइट पे, ऐसे कुछ कंडीशन कनेक्ट किया रहेगा। जगलर थ्रोज बॉल्स एवरी 2 सेकेंड, 2 सेकंड में एक बॉल को फेंकता है। कितना बॉल को हवा में रखना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है 3 बॉल को। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की चर्चा करनी होती है। बहुत आसान कैसे सुनोगे, ये सब हम जानते हैं कि जाने में टाइम में आने में टाइम बराबर होता है, जितने स्पीड से फेंकेगा उतने स्पीड से आएगा। 3 बॉल को हवा में रखता है, कितने बॉल को हवा में रखता है वो, 3 बॉल। मान लें कि 3 बॉल एग्जैक्टली रखता है, कितना बॉल रखता है, ही मेंटेन्स 3 balls in air, 3 बॉल रखता है। तो इसका मतलब क्या कि जैसे वो चौथा नंबर फेंकेगा, वो तो कंटिन्यूसली फेंक रहा है ना, ऐसे नहीं कोई 3 ही बॉल फेंकेगा, वो कंटिन्यूसली फेंकता जा रहा है। हाँ, जब चौथे नंबर को फेंक दिया तो 4 हो जाएंगे, रखना कितने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब चौथा नंबर बॉल को फेंकेगा हवा में, तो पहला क्या हो जाना चाहिए, तो ग्राउंड पे आ जाना चाहिए, उसके हाथ में आ जाना चाहिए। हवा में कितने रहने हैं, समझ आ गया वो लोगों को। किसी भी गेम में ऐसे कंडीशन अप्लाई होते हैं, जैसे तुम अगर क्रिकेट मैच खेलते हो तो उसमें भी कितने प्लेयर होते हैं, फील्डिंग साइड के 11 होते हैं। अगर कोई बाहर से प्लेयर इंटर करता है तो एक प्लेयर क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। समझ आई बात नहीं, तो ऐसे ही केस है। किसी भी गेम में प्लेयर की संख्या फिक्स होती है, तो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ प्लेयर की संख्या कितनी है, 3 है। जब चौथा इंटर करेगा एयर में, तो पहला नंबर, मतलब सुनोगे, पहले को फेंकने के 2 सेकंड बाद दूसरा,
और दूसरे के फेंकने के 2 सेकंड बाद तीसरा, और तीसरे के फेंकने के बाद 2 सेकंड बाद चौथा। मतलब चौथे को जब फेंक रहे हैं ना, तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला? 6 सेकंड या 8 सेकंड? पहला जाकर के लौट जाएगा वो, पहला और दूसरा में 2 सेकंड, दूसरा तीसरा में 2 सेकंड, तीसरा एंड चौथा में 2 सेकंड। तो पहले को कितना टाइम ऑफ फ्लाइट मिला? 6 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट मिला। तो 6 सेकंड में वो क्या करेगा? मैं जाऊंगा भी और आना भी है, वापस भी आना। नहीं, डायरेक्ट हो गया। अरे लगेगा वही वाला। हाँ, यू पता चल गया था तो यू बाई जी, या डायरेक्ट तुम्हें पता ना कि 3 सेकंड में कितने स्पीड से आता है। 3 सेकंड में GT से आता है, G×3 30 से आता है। मतलब फेंका भी कितने से होगा? 30 से होगा। समझ आ गया? बोला है वो पैटर्न दिया रहेगा, उससे डिसाइड कर लेंगे। 3 वंस मोर जस्ट, अगर किसी को बॉल में दिक्कत हो रही है, किस में दिक्कत हो रही है, तो तुम्हें टाइग्रेस का नाम सुना होगा। टाइग्रेस होती है ना, तो वो बच्चे को जन्म देती है। अगर उसका टारगेट है कि हमें 3 ही जो बच्चे को रखना है, तो चौथा जन्म देने के बाद क्या करेगी वो? फर्स्ट को क्या कर जाएगी? समझ आई बात? नहीं, तुमने सुना होगा ना कि टाइग्रेस खा जाती है। ऐसा नहीं सुना एनिमल किंगडम में? देखिए वो सुने, आप लोग नहीं सुने, गलत कर रहे हैं फिर से। अरे सही बात है, ऐसा तो होता ही है। अरे ये अभी तक इतने बड़े हो गए तुम सुने ही नहीं? हम तो बचपन में सुन लिया था। बिल्ली भी खा जाती है? तुम ज़्यादा सुन लियो मतलब। ठीक, अच्छा, बिल्ली के पास ही रहता है। ये इतना गेम तो समझ में आता है ना कि 4 अगर हो गया, 3 ही रखना है, 3 ही का कैपेसिटी है, तो क्या करेगा अब? तो फर्स्ट वन को खा जाएगा वो। फर्स्ट वन को क्या कर जाएगा? तो लॉजिकल भी ऐसा होता है कि जो नया है उसको टाइम देते हैं। कुछ जो नया है उसको क्या करते हैं? बताया हुआ ना, पहले भी बताया हुआ कि नया जो है ना, 2 लोग सबको प्यारे होते हैं, नई बीवी और नया बच्चा। नई बीवी और नया बच्चा सबको प्यारा होता है। समझ आई बात? नहीं, तो नया बच्चा है तो उसको भी पहले को मौका मिलेगा, तीसरे को मौका मिलेगा, चौथे को मौका मिलेगा। पहला वाला पुराना हो गया। तो सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। बोला कि चौथा देख लोगे, पहला हवा में फेंका, पहला हवा में फेंका, 2 सेकंड बाद किसको फेंका? पहले को हवा में फेंका, 2 सेकंड बाद दूसरे को फेंका, 3 सेकंड बाद 4 ऐसा हो गया। चौथा जब निकलने वाला, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम है, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम है, यहाँ पे तो कितना हो गया टोटल? 6 सेकंड। जब चौथा फेंकने वाला है तो पहला को कितना टाइम मिला? मतलब पहला को लौटना भी है, पहला को लौट के तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है। तो जाने का 3 सेकंड और आने का 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में तो ऑलरेडी अंडर ग्रेविटी मेडिटेशन कर रखा। 3 सेकंड में जब आएगा तो कितने स्पीड से आएगा? 3 सेकंड में आया, 3 सेकंड में आया, आने का टाइम 3 सेकंड। तो कितने स्पीड से आया? 30 मीटर पर सेकंड से आया। मतलब फेंका भी कितने गया? 100। फेंका भी कितने में से गया होगा उसको? तो 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया होगा। तो वेल से प्रोजेक्शन निकाल लोगे। और मैक्सिमम हाइट तुम्हें पता ही हो गया। हाँ जी, 30 मीटर पर सेकंड से मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करता है, या 3 सेकंड में कितनी हाइट से आता है? वो 45 मीटर से आता है। तो 45 G/2 × 3 स्क्वायर कर लेंगे। तो 45 मीटर से आ रहा तो मैक्सिमम हाइट अचीव भी कितना करेगा? 45 मीटर। क्लियर हो गया होगा? हर एक बॉल जो है कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा? 45 मीटर। ही मेंटेन्स 3 बॉल्स इन एयर। 3 बॉल मेंटेन करना है। रेडी हैं सब लोग? अब सुनिए, अब आगे का इतना सोल्यूशन अगर समझ में आ गया तो जब क्वेश्चंस होते हैं तो इसी डेटा पे क्वेश्चंस क्या कहता है वो सुनोगे।
क्वेश्चंस में इसी में ऐसा लिखा हुआ, ही मेंटेन्स मोर देन 3 बॉल इन एयर। देखो इधर, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं करना है। 2 सेकंड के इंटरवल पे फेंक रहा है। वो क्या कर रहा है, 3 से ज़्यादा बॉल मेंटेन कर रहा है, 3 से। तो फिर से पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 बॉल से ज़्यादा रखना है। तो हम लोग किसके लिए सोल्व करें, 3 को मानते हुए सोल्व कर लेंगे। कितने को मानते हुए सोल्व करेंगे, एग्जैक्टली 3 बॉल हवा में रखते हुए, जैसे अभी सोल्व किया था वैसे सोल्व कर लेंगे। एग्जैक्टली 3 बॉल रखते मानते हुए सोल्व किया तो कितना आंसर आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। तो 3 से ज़्यादा बॉल हवा में रखना है, तो स्पीड जो होगा क्या होगा, मोर देन 30 मीटर पर सेकंड कर देंगे। स्पीड अगर 30 से ग्रेटर कर दोगे तो 3 से ज़्यादा बॉल अपने आप हवा में टंग जाएगा। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी मोर देन 30 मीटर पर सेकंड। लॉजिक मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना बॉल जितना से ज़्यादा बोलेगा, 3 से ज़्यादा बॉल रखने को बोला, तो तुम किसके लिए सोल्व करोगे, एग्जैक्टली 3 के लिए सोल्व कर लोगे। और वहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो वेलोसिटी निकल गया तो क्या कर लेंगे, तो बोलेंगे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होगी एग्जैक्टली जो मोर देन 3 बॉल के लिए, तो डेट विल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी मोर देन डेट। उससे ज़्यादा वेलोसिटी फेंक दोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारा, 3 से ज़्यादा बॉल हवा में टंग जाएंगे। 3 से ज़्यादा बॉल हवा में लटक जाएंगे। समझ आई बात नहीं आई है, मतलब ये आंसर आप ऐसे लगा लोगे। किसी को लॉजिक समझना है तो लॉजिक में दिख रहा होगा लोगों को। कि जैसे सपोज किया इसी क्वेश्चन में सबको ये क्वेश्चन तो सोल्यूशन तो समझ में आ गया। अगर सपोज किया कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अगर बाय द वे हम लोग ऐसे डायरेक्टली कितने मीटर से फेंकना शुरू कर दें, 50 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। कितने स्पीड से, कितने इंटरवल पे फेंक रहे हैं आप, 2-2 सेकंड पे फेंकते जा रहे हैं। कितने मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, 50 मीटर पर सेकंड से हैं। कितने मीटर पर सेकंड से, तो पहले वाले को 10 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। 50 सेकंड का मतलब तो होता है ना 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड, जिसको भी 50 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। क्लियर बात है। लेकिन बॉल कितने इंटरवल पे निकल रहा है, 2-2 सेकंड पे निकल रहा है। तो इस केस में एग्जैक्टली जो पहला वाला लौट के आएगा तब तक कितना, चौथा भी निकल चुका, 5वां निकलने वाला हो। तो मोर देन 3 बॉल हवा में टंग गया ना, हवा में 3 से ज़्यादा बॉल टंग गया नहीं टंग गया, समझ आ गया वो लोगों को। 3 से ज़्यादा बॉल टंग गया ना ऑटोमेटिक, तो अपने आप ऑटोमेटिक इससे ग्रेटर के लिए अपने आप टंग जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली उतने बॉल के लिए सोल्व कर लेते हैं। अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन विल बी मोर देन ग्रेटर देन डैट विल इंश्योर मोर देन तो 3 बॉल, ये ऑप्शन टिक कर देंगे। क्वेश्चंस में एग्जैक्टली लिखेगा तो एग्जैक्टली आंसर हो गई है ये। मोर देन इतने बॉल्स बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी मोर देन दिस, इससे ज़्यादा कर देंगे। क्लियर हो गया होगा लोगों को। हाँ वेलोसिटी आपको निकल गया ना, आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्टली पता नहीं है तो मैक्सिमम हाइट पता नहीं करने बोलेंगे। इससे ज़्यादा वेलोसिटी के लिए काम होगा, इससे ज़्यादा वेलोसिटी के लिए अपने आप एयर में टंग जाएगा। क्लियर हो गया। जगलर वाले सिचुएशन में तो ऐसे ही कुछ बोलते कि एक बाउंड्री क्वेश्चन दिए रहते कि ऐसा, तो एक तो जगलर का क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई कर लिया लोगों ने। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे मोशन के। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हीटिंग डालेंगे, फोर्स कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। आप देखेंगे जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो अब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ये टॉपिक, इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स कॉन्सेप्ट, फोर्स कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आगे का पूरा मोशन, रोटेशन तक एटलीस्ट ये न्यूटन का फिजिक्स चलता रहेगा। है तो वैसे पूरा ही फिजिक्स न्यूटन का।
चलो उसको भी डिस्कशन कर लेंगे, इसको कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में ना क्लास के अंत होने के पहले समझा दूंगा, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपने पढ़ा कितने महीने हो गए आपके? अराउंड 1.5 महीने का टाइम हो गया। कितने महीने हो चुके हैं? ये मोर देन डैट। तो हमने क्या करा, वेक्टर पढ़ा और मोशन पढ़ा, एनफ टाइम दिया। क्यों टाइम दिया हमने? यही बेसिक्स है, यही न्यूटन के एक्स बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये आगे जो पढ़ेंगे वहाँ से इनको डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से आगे जो पढ़ रहे हैं उनको डिराइव कर सकते हैं, बोथ वे में ट्रू है। जो ये वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s किसके लिए वैलिड है? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। आगे जितने चैप्टर्स होंगे ये नोन होगा, जहाँ भी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का केस होगा वो इक्वेशंस क्या होंगे? अप्लीकेबल होगा। 1 2 3 4 याद होगा, नाम दिया था 1 2 3 4, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कभी भी आगे अप्लीकेबल है। अगर न्यूटन लॉ पढ़ेंगे पूरे हर एक क्वेश्चन में न्यूटन लॉ में क्या करेंगे हम लोग? तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का ब्लॉक का क्या निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? और एक्सेलरेशन निकालने के बाद क्वेश्चन में फिनिश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सॉल्यूशन हमारी तरफ से हो गया। लेकिन तुम एग्जाम में जाओगे या काफ़ी तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे पूछ रहेंगे कि न्यूटन लॉ में मैं एक्सेलरेशन निकाल के छोड़ दूंगा, बट क्वेश्चन में पूछ रहेंगे फर्दर कि वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या पुली का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तुम्हें वहाँ पे खुद करना होगा, एस पर ये इक्वेशन खुद अप्लाई करना होगा। समझ आई बात नहीं है? इन इक्वेशंस को किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस में क्या हमारा अप्लीकेबल होगा, और जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ आई बात? मैं बोलना चाहता हूँ कि 1.5 महीने इसलिए पढ़ाया गया न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन या फिर सर्कुलर मोशन में इतना टाइम अब हमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जाएँ बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो जो 1.5 महीने पीछे हमने करा तो उनका यहाँ पे क्या होगा? फिर से एक पार्ट इन्वॉल्व होगा। तो जो पीछे वाले में केसेज में आपने जो समझा उसको खुद ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे खुद ही रेप्लिकेट करना पड़ेगा तुम्हें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ए निकाल करके क्या कर दूंगा? फिनिश कर दूंगा। या रोटेशन भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें ए, या वहाँ रोटेशन में ए को क्या बोलते हैं, नाम देते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा निकाल के छोड़ दूंगा। क्या निकाल के छोड़ दूंगा? तो इधर अल्फ़ा से क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे। ए इक्वल टू अल्फ़ा फार्मूला होता है, तो अल्फ़ा को रेडियस से गुना कर देंगे तो ए निकल जाएगा। फिर से v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, या आगे चल के एक और फार्मूला जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ऐसे फार्मूले भी आ जाएंगे। एनएलए में देखें तीन नियम होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत फेमस है। जो तुमने पूरा मोशन पढ़ा जो, तो उससे जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। जो ये न्यूटन का सीरीज जो स्टार्ट होता है इसमें फोर्स पढ़ते हैं, तो अराउंड जो है तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, एक सर्कुलर मोशन में, एक फ्रिक्शन में। डायरेक्टली न्यूटन लॉ से कभी कभी दे देते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएगा। और इसमें एक ही फार्मूला है। फिलहाल लॉ तो कितने हमारे 3 हैं। पहला नियम के बारे में जानते हो न्यूटन का पहला नियम के बारे में, कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फाइनल भी क्या होगा? रेस्ट में होगा। और अगर इनिशियली क्या कर रहा है तो यू नॉट से चल रहा है तो फाइनल भी क्या होगा? यू नॉट चलता रहेगा। और ये कब तक लागू होता है? तो लागू होने के लिए क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए हमारा? अनवाइलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? इनर्शियल होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना। यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बोल दिया कि अगर खोल के लिख लोगे तो स्मूथ सरफेस पे लागू होता है, क्योंकि फ्रिक्शन भी किस में आता है हमारा? एक्सटर्नल फोर्स में ही आता है। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या आगे कोई भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सारे कहाँ पे वैलिड होते हैं? इनर्शियल फ्रेम में। बाकी उसके बाद फ्रेम में तो एक पहले जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस सुन ले, 1 मिनट का भाषण। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम ये होता ही क्या? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये होता ही क्या है? रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द, जहां से क्या करते हैं तो ऑब्जर्वेशन लेते हैं। किसका ऑब्जर्वेशन? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का क्या लेते हैं? ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऑब्जर्वेशन लेंगे उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बात हो गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां से पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब तुम बताओ फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी हो गया या मोशन में होगा या एक्सेलरेशन में होगा? कुछ भी हो सकता है। अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी में भी चल सकता है या रेस्ट में भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है ना, तीनों ही पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है। तुम्हें ऑब्जर्वेशन ही लेना ना, क्या करना है, ऑब्जर्वेशन ही लेना, क्या करना है, तुम्हें ऑब्जर्वेशन ही लेना। तो जो तीन ये केसेज हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टेशनरी होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो उसको इनर्शियल फ्रेम में रखते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अगर स्टेशनरी हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो कैटेगरी में हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये वाला केस आपने खुद ही बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कितनी है, परमानेंट रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हमारा, परमानेंट रेस्ट में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस परमानेंट रेस्ट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम परमानेंट रेस्ट में है। या फिर क्या हमारा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसको कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं? इनर्शियल नाम देते हैं, इनर्शियल। हाँ वो बोलेंगे ना, एक्सेलरेशन वाला अब आएगा। अब ऐसा ही केस होगा जहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हमारा, एक्सेलरेशन में है। तो बोलते हैं कि इसको नॉन इनर्शियल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। जिसका एक्सेलरेशन होगा कहाँ, क्या कहलाएगा वो, नॉन इनर्शियल। सुना होगा अर्थ के पास एक्सेलरेशन है, अर्थ के पास है ना। तुम सुना होगा अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, सूरज घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। तो अर्थ घूम रही है तो घूमने वाली हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। घूमने वाले ऑब्जेक्ट का दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और दूसरा सेंट्रीपिटल। स्पेशल केस में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल तो होता ही होता, सेंट्रीपिटल तो मस्ट है। क्लियर बात हो रही है। तो अर्थ डेफिनेटली घूम रही है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक्सेलरेशन है उसके पास। तो किस कैटेगरी में डालेंगे, नॉन इनर्शियल में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्थ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। क्लियर बात हो गई। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का केस क्लियर हो गया होगा। तो न्यूटन लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे एनएलएम वैलिड है और यहाँ पे एनएलएम वैलिड नहीं है। एनएलएम यहाँ पे वैलिड है, एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो भी है, एनएलएम यहाँ वैलिड है और एनएलएम यहाँ पे इनवैलिड है, इनवैलिड। बाकी जनरल नॉलेज के लिए बच्चा जानता है कि इसको मैं वैलिड, नॉन इनर्शियल में वैलिड करने के लिए गुड सूडो फोर्स लगाते हैं टू वैलिडेट एनएलएम। ये एकदम नया जन्म देते हैं, सूडो फोर्स का जन्म देते हैं, एक नया फोर्स सूडो फोर्स जन्म देते हैं यहाँ पे। अब किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल, ऐसा आंसर देंगे। लेकिन तुम्हारा जो पड़ोस में घर है वो तुम्हें घूमता हुआ नजर आता है क्या? नहीं ना,
नहीं आता तो हमारे जो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या मान के काम करेंगे, तो स्टेशनरी मान के काम करेंगे। बट एक स्ट्रिक्टली सेंस में जब पूछा जाएगा तो क्या आंसर देंगे। अर्थ जो हमारा कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। समझ आ गया वो लोगों को। कन्फ्यूजन का तो किसी को कन्फ्यूजन आ रही तो बताएगा, क्योंकि अर्थ को नॉन इनर्शियल लिख दिया, बट आगे हम जो है तो क्या करेंगे, तो इक्वेशंस लिखूंगा तो वहाँ पे मानते हुए काम कर रहे हैं कि क्या हमारा ये हमारे कॉमन पर्पस के लिए क्या दिख रहे हैं हम लोग आपस में। समझ आ गई बात। तो आगे मूव करें। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन का पहला नियम कहाँ पे वैलिड है, दूसरा नियम भी कहाँ वैलिड है, तीसरा नियम भी कहाँ वैलिड है। न्यूटन का एक नियम यहाँ पे आएगा, उसको क्या बोलेंगे, तो न्यूटन का लॉ इन ट्रांसलेशन, और दूसरा नियम आएगा रोटेशन में, डेट विल न्यूटन्स लॉ इन रोटेशन। तो न्यूटन लॉ इन ट्रांसलेशन हो या न्यूटन लॉ इन रोटेशन हो, 3 यहाँ पे 3 वहाँ भी, तो 6 जियो नियम हो गए। ये आगे जो है न्यूटन का कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे लोग कहाँ अप्लीकेबल होंगे, इनर्शियल फ्रेम में अप्लीकेबल होंगे। कोई भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं। समझ आई बात है। अब बोले नॉन इनर्शियल में क्यों नहीं लगाते हैं, नॉन इनर्शियल में, समझ आई बात। नॉन इनर्शियल में इसलिए नहीं लगाते हैं, जैसे तो किसी को तुम्हें कोई एड्रेस कहीं बताना है, तो तुम ऐसे बोलते हो ना कि मैं यहाँ पे KFC पे खड़ा हूँ, जनकपुरी में जो KFC है वहाँ पे खड़े हैं। हाँ ऐसे ही बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना ऐसा। कभी तुम्हें एड्रेस ऐसा किसी को देते हुए देखा क्या, कि यहाँ पे एक, हाँ जी, रेड लाइन वाली बस जा रही है, वहीं पे मैं खड़ा हूँ, ऐसा देता हुआ नहीं सुना ना। कोई रेड लाइन वाली बस जो है, अभी तुम्हें यहाँ दिख रहा है, पता नहीं बाद में कहीं और होगा। समझ आई बात नहीं। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल इनर्शियल में ही क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि वही ग्राउंड फ्रेम है, वही स्टेशनरी फ्रेम है, वही उसी में तो डिस्टेंसेज या जो भी वेलोसिटी क्या होंगी कंजर्व होंगी। अतः दूसरा किसी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो वैलिड नहीं हो पाएगा। समझ आ गया वो लोगों को। तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सारे नियम कहाँ पे वैलिड हैं, या कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जब भी आगे कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन करें या फिर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम या फिर एनर्जी, हर एक लोग कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। न्यूटन का पहला नियम के बारे में स्टेटमेंट हर एक को सुन लिया होगा कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि ऊपर से क्या बाहर से क्या लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक रेस्ट में रहता है, और यूनिफॉर्म मोशन वाला यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। क्लियर बात हो गई होगी। एक बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा अनबैलेंस। जैसे अभी तुम्हारे ऊपर जो लग रहा है नीचे से नॉर्मल लग रहा होगा ना, तुम्हारा वेट नीचे लग रहा है और सीट तुम्हारे ऊपर क्या लगा रही होगी, नॉर्मल लगा रही हो, तो ये कैसे, इसको बोलते हैं बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस। समझ आई बात नहीं है। ये जो है ना यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है रिमोट, इस पर जो फोर्स लग रहे हैं क्या बोलेंगे, बैलेंस है। अब जो मैंने ऊपर इसके ऊपर लगाया, तो पहले तो जो मैं लगाऊंगा इसको नाम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। अब जो मैं लगाऊंगा ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स तो अब ये जो मैंने लगा के, तो ये क्या हो गया, अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा, ये अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब एक्सेलरेट कर रहा है और कुछ सिचुएशन उसके साथ हो रहा है। जब अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, नॉन जीरो फोर्स लगाएंगे, किक मारेंगे उसे, रुका हुआ तो चल देगा और चल रहा तो क्या कर जाएगा, वो रुक जाएगा। ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रुका हुआ को रुका हुआ रहेगा, या चल रहा तो चलता ही रहेगा। ये लागू कहाँ पर होता है, स्मूथ सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में लागू होता है। ये कहाँ पे लागू होते हैं लोग, तुम घर पे जाकर प्रैक्टिकल करते होगा ना, कि काफ़ी लोग बच्चे करते भी हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट को तो बोलते हैं कि मास्टर ने पढ़ाया कि बॉल को एक बार चला दोगे तो चलता ही रहेगा। और आप क्या करते हैं, बॉल को जब चलाते हैं कुछ दूर चलने के बाद क्या कर जाता है, तो वहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड है नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कारण रुक रहा है। जो आपने एनर्जी दिया वो कहाँ लॉस हो जा रहा है। समझ आ गई बात। या झूले झूलते हैं तो क्या होता है उसमें भी, तो एक बार झूला में होना कैसे लॉजिकली, अगर फ्रिक्शन ना हो, डैम्पिंग नहीं हो, तो एक बार झुला देंगे तो क्या हो गया, वो
झूलता रहना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा क्या? नहीं। तो क्यों क्यों रुक जाता है वो? तो लॉस के कारण, डैम्पिंग के कारण, तो वो जो है स्टॉप आ जाता है। तो ये बता दिया कि ये कहाँ पे अप्लीकेबल होता है। ऐसा हो गया एग्जांपल्स के बारे में, तो बोलते हैं कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ऐसे किसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में और रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट में और रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल, ये बचपन में 7th क्लास में एक्सपेरिमेंट करा होगा। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या करते हैं? तो ये कार्डबोर्ड रखते हैं, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखते हैं। कार्डबोर्ड को खींच लेंगे तो कॉइन क्या करता है? ग्लास में गिर जाता है। क्या करता है कॉइन? क्यों कॉइन ग्लास में क्यों गिर जाता है? क्योंकि हमने कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया। हमने फोर्स कहाँ लगाया था? कार्डबोर्ड पे लगाया था। हमने फोर्स कहाँ लगाया था? समझ आई बात नहीं? अब अगर फिर से ना, अगर तुम घर पे जाके करे, तुमने ग्लास लिया, एक कार्डबोर्ड रखा, एक कॉइन रखा, कार्डबोर्ड को खींचा और कॉइन भी बाहर नहीं गिरा, मतलब कॉइन को ग्लास में गिरने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, और तुमने देखा ग्लास में गिरा ही नहीं है, तो हाँ, वहाँ पे कार्डबोर्ड में तुम्हारा फ्रिक्शन रहा होगा, तो वो साथ साथ आ गया वो। समझ आई बात नहीं? कॉइन साथ साथ, अगर वो कार्डबोर्ड तुम्हारा क्या है? कंप्लीट है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो डेफिनेटली कम्प्लीटली लागू होगा। कार्डबोर्ड आप खींच लो, कॉइन क्या कर जाएगा? समझ आ गया वो लोगों को? या तो आपने पता ही होगा, धूल वगैरह मतलब गिराते हैं, अलग अलग करते हैं। कोई कारपेट वगैरह लेकर गंदा हो जाता है तो कैसे उसको, उसके तो सैंड पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को अलग करते हैं। हाँ जी, तो उस पर क्या करते हैं? तो धक्का मारते हैं। क्या करते हैं आप? अरे डंडे से मारते हैं ना, कारपेट में डंडा मारते हैं, तो क्या होगा? तो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या रहेगा? सेपरेट हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। समझ आ गया वो लोगों को? तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ। और तीसरा नियम एक जानते हो, एक्शन रिएक्शन नियम, कि जितना लगाओगे उतना ही मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज, एंड दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ये भी साथ में कंटिन्यू लेकर कनेक्टेड लाइन ही है। बाहर में तो गली मोहल्ले का मतलब ये तो किसी को जरूरत नहीं है। कोई भी धरती पे जो पैदा हुआ तो उसको पता ही होता, किसी न किसी फॉर्म में पैदा होता, पहले पता ही होता उसे कि किसी न कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? जैसा तुम लगाओगे वैसे ही तुम्हें, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। कैसे न कैसे सबको पता होता है ये चीज। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तुम पढ़ाई करो साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, ये ना करो, ये तो तुम जानते हो एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। और क्या होता है? कनेक्टेड ही होता। कनेक्टेड मतलब उसमें टाइम लैग नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता। टाइम लैग नहीं होने का मतलब मैंने क्या करा, इसको किक मारा, तो किक मारा और इसका ये अपन ऑटोमेटिक रिएक्शन दे देगा। समझ आई बात नहीं है? अगर इस नियम में किसी को अगर विश्वास नहीं हो रहा, और ऐसा कहाँ होता है, उसने रिएक्शन कहाँ दिया, तो थोड़ा तेज ना दीवार पे सर को मारें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन तुरंत होता, रिएक्शन तुरंत होता। एवरी एक्शन का, समझ आई बात नहीं है? जैसे तुम मारोगे वैसे तुरंत दिख जाएगा कि रिएक्शन हो रहा है। लागू नियम तो 100% सही है। समझ आई बात नहीं है? मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ वहाँ पे एक्शन रिएक्शन वाले नियम में कि मैंने सर को दीवार पे मारा और दीवार ने सर को मारा, दोनों में एक्शन किसको कहेंगे और रिएक्शन किसको कहेंगे? तो ये पेयर होता है, किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन कह देते हैं। ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया न्यूटन। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो टाइम लैग बहुत स्मॉल है, तो उसने बोला किसी को भी एक्शन कर लो, किसी को भी रिएक्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया वो लोगों को? एवरी एक्शन है जो है। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि सवाल पूछे जाते हैं इस पे दोनों नियम को मिला करके। कुछ किताबों में सवाल दिया हुआ है ऐसा, इन दोनों को कनेक्ट करके, कि जो वही वाला कार्डबोर्ड वाला कॉइन ग्लास के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर या ग्लास के ऊपर हैंडकरचीफ, रुमाल रख दें, उसके ऊपर एक कॉइन रख दें, और उसके बाद बोला गया कि खींच लेते, कॉइन गिर जाता ग्लास में। ये क्या दे दिया? असर्शन में दे दिया, या अजम्पशन बोल दिया। और रीजन इसका दे दिया कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बोले दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और स्टेटमेंट वाइज दोनों ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
एक्सप्लेनेशन सही है नहीं है, समझ आ गया? दोनों को साथ में ज्वाइंट कर दिया था। दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट रहते तो क्या हो जाएगा? तो दोनों करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं है, और दोनों कनेक्टेड रहेंगे। जहाँ पे दोनों क्या होंगे? आपस में कनेक्टेड होंगे, तो वहाँ पे तो असर्शन उसका क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन होगा। मतलब गारंटी नहीं है, बट कनेक्टेड का मतलब वहाँ पे किस तरह से कनेक्टेड, उसी का जो लॉजिक है उसी को रीजन में लिखा है या कुछ और लिखा, वो डिपेंड करेगा। बट दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होते हैं, तो दोनों सही हो सकते हैं या गलत वगैरह, तुम जानते हो केस। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं तुम्हें बता देगा। दूसरे एक क्वेश्चन दिए रहते हैं क्या कि तुम किसको किक मारते हो, तो फुटबॉल को एक बार किक मारा, फुटबॉल को किक मारा, और दूसरी बार किसको किक मारा? स्टोन को। फुटबॉल को किक मारते हो और स्टोन को किक मारते हो, तो किस केस में लाइक न्यूटन का पहला नियम लागू हो रहा है और किस केस में तीसरा नियम लागू हो रहा है? दोनों में दोनों लागू हो रहा। बोलेंगे कि हाँ जी, फुटबॉल एंड स्टोन का एग्जांपल लिया, फुटबॉल एंड, तो मास किसका ज़्यादा है? स्टोन का ज़्यादा मास है। तो जो बोलते हैं जिसके पास ज़्यादा मास होगा उसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास लेस मास, नो मास नो इनर्शिया। मतलब इनर्शिया का जो लॉजिक क्या हमारा है? तो मास ही है। इनर्शिया का लॉजिक क्या हमारा है? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ दो चीज़, मैटर होता है और वेव होता है। तो वेव्स में इनर्शिया देखने को नहीं मिलेगा, वेव में मास नहीं होता, वेटलेस होते हैं ना, मासलेस होते हैं, तो वहाँ पे इनर्शिया देखने को नहीं मिलेगा। इनर्शिया तो चले समझ आ गया लोगों को फिलहाल। मोर मास मोर इनर्शिया, उस क्वेश्चन का आंसर सुने। फुटबॉल को किक मारा, तुम्हें किसको किक मारना पसंद है, फुटबॉल को या स्टोन को? फुटबॉल को, गुड। इनको फुटबॉल को किक मारना पसंद है, तो बोलेंगे फुटबॉल में एक्शन रिएक्शन लागू हो रहा। अगर स्टोन को ये मारते हैं तो स्टोन में भी क्या लागू है? तो बोले न्यूटन का दूसरा लेके, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है दोनों में अप्लीकेबल, न्यूटन का थर्ड लॉ। बट इंजरी स्टोन वाले में क्यों होती है? तो इनर्शिया कारण, इनर्शिया कारण, इनर्शिया स्टोन वाला का ज़्यादा है, तो जब उसको किक मारोगे तो क्या होगा? तो इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण तो इंजरी हो जाएगी। समझ आई बात? हाँ, अप्लाई तो हो ही रहा, अप्लाई हो रहा है, बट उसमें ऐसे लिख रहे थे कि तीसरे नियम के कारण जो है इंजरी हो रही है, तो तीसरे नियम के कारण इंजरी नहीं हो रही है। तीसरा नियम दोनों में इक्वली एप्लीकेबल है, तीसरा नियम इंजरी नहीं करे। इंजरी का कारण क्या है? तो इनर्शिया कारण है उसका, मोर मास मोर इनर्शिया। क्लियर हो गया लोगों को? तो दूसरा जो है तो इनर्शिया रेस्ट का एग्जांपल दे दिया, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल तुम्हें पता ही है, हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल देख लिया तुमने। हेलीकॉप्टर बस में भी करते हैं ये। हेलीकॉप्टर में क्या होता है, कुछ फूड पैकेट बाहर निकलेगा, तो पहले फूड पैकेट कहाँ जाएगा? हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टल चल रही तो फूड पैकेट भी कहाँ जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसे? इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ आ गया लोगों को? या फिर जो है हमारा कि अगर जो है किसी भी लेके, जैसे बोल रहे हैं कि किसी व्हीकल से भी उतरते हैं आप, किससे उतरते हैं? किसी व्हीकल से उतरते हैं, व्हीकल चल रही थी तो व्हीकल के डायरेक्शन में आपको कुछ कंटिन्यू करना पड़ता, व्हीकल के डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू करना पड़ता है। डेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन के कारण ऐसा हो रहा। क्लियर हो गया लोगों को? ये इवन सर्कुलर मोशन में भी जाओगे तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ निकलता है, किसी पता होगा ना कि घुमाते हैं, तो अगर स्टोन बाहर आ जाएगा स्ट्रिंग से तो टेंजेंशियल उसकी वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल निकलता है, निकलता की तरह है। तो वो भी क्यों हो रहा है? इनर्शिया कारण होता है। जहाँ भी आपको ऐसे एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बाकी जो इसमें तो क्या बोलते हैं, न्यूटन का पहला नियम का सिग्निफिकेंस क्या था? न्यूटन का पहला नियम का सिग्निफिकेंस क्या था? तो न्यूटन का पहला नियम क्या था? यही डिफाइन किया फोर्स क्या होता है। फोर्स का डिफिनीशन किसने दिया? पहला नियम का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है कि किस लिए न्यूटन ने जन्म दिया।
न्यूटन ने किस लिए जन्म दिया? तो फोर्स को डिफाइन किया उसने पहले नियम में। सिग्निफिकेंस न्यूटन का फोर्स का डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए पहले नियम को बनाया, पहले नियम को बनाया। समझ आई बात नहीं है? मधुमक्खी शहद क्यों बनाती है? अरे खाने के लिए बन थोड़ी जाता। अजय तुम खाना बनाते हो वैसे वो भी अपना स्टोर करता बनाता है, तुम क्यों नहीं बना लेते फिर? अरे तो भोजन है ना, जैसे तुम अपना भोजन बनाते हो वैसे वो भी बनाते हैं, इसमें क्या कर। चले फिलहाल मैं वो नहीं बोलना चाहता, मैं क्या बोल रहा था, फोर्स को जब डिफाइन करना था तो न्यूटन ने क्या करा? पहला नियम दिया और उसने बोला फोर्स क्या है? तो फोर्स पुश एंड पुल दोनों है। फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल दोनों को ही फोर्स कहते हैं। और जिसका क्या आउटपुट होता है, तो या तो आउटपुट लाएगा फोर्स इज ए पुश और पुल विच ब्रिंग्स और विच ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। फोर्स उसको कहते हैं जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट में जो स्टेटस है उसका, तो उसको चेंज कर देता है या चेंज करने के लिए कोशिश करता है। फोर्स इज पुश और पुल दोनों ही। फोर्स इज पुश और पुल, धक्का जो है पुश भी और पुल भी। विच ट्राइज टू ब्रिंग, ट्राइज और ब्रिंग्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यही इसका सिग्निफिकेंस है। ये बस इतना ही वाली बात है कि मे भी कहीं पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव में। और वही बोला ना कि वेलोसिटी यूनिट से चल रही है तो यूनिट से चलता रहेगा, उसी को चेंज करके यहाँ पे आते हैं। एक्सेलरेशन वाला काम यहाँ पे नहीं होता। हाँ जी, अभी जो है तो यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में वहाँ तक चलता है। एक्सेलरेशन का फंडा कौन देगा? दूसरा नियम में आएगा। यहाँ पे बस फोर्स को डिफाइन किया कि जो चलता हुआ चीज़ को रोकने के लिए एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं या रुका हुआ चीज़ को चलाने के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसने बोला फोर्स। वो पुल के फॉर्म में भी हो सकता है और पुश के फॉर्म में भी हो सकता है, और टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। ऐसे ही बोला बस उसने, यही सिग्निफिकेंस है। अगर कहते तुम किसी को पढ़ाना 9th क्लास के बच्चे को, तो यह बताओगे फोर्स का डिफिनेशन न्यूटन ने दिया था, कौन सा नियम में दिया था? पहले नियम में दिया था। यस, इतना ही इसका काम है। फोर्स इज पुश और पुल। पहले जो लोगों को तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती थी, जो इतना बड़ा महाभारत हो गया, बट उनको पता ही नहीं था कि फोर्स क्या होता। समझ आई बात नहीं? उसके लिए न्यूटन स्पेशल जन्म लिया कि फोर्स का डिफिनेशन समझाऊंगा सबको। चलें आगे मूव करें। दूसरा नियम क्या होता है हमारा? सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यही हमारे काम का नियम है। एक लाइन लिख लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। पहले भी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। एफ इक्वल डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। क्लियर हो गया लोगों को? बाकी ये पी के जगह पे कितना लिख लेंगे मोमेंटम की वैल्यू, एम भी डिफ्रेंशिएट कर लें। एफ एक्सटर्नल की बात ही हो रही है, तो डी बाई डी टी ऑफ एम भी कर दें, डिफ्रेंशिएट करते हैं एम भी को। प्रोडक्ट का नियम डिफ्रेंशिएशन के लिए सिखाया आपको। प्रोडक्ट एम डी वी बाई प्लस प्रोडक्ट भी डी एम बाई डी टी इंटू वी, इधर भी में लिख लें प्रोडक्ट का नियम। ये पूरा एग्जैक्टली में न्यूटन का एग्जैक्ट जो सेकंड लॉ यही है। बाकी स्पेशल केस में 2 केस बना के पढ़ेंगे, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या मास कांस्टेंट होगा। दोनों चेंज हो रहा तो ऊपर वाला ही होगा। रॉकेट का इक्वेशन यही बोलते हैं। हाँ, हमारे जो कॉमन मोस्टली जगहों पे मास वेरी नहीं करता, बट रॉकेट का मोशन होता है तो मोशन वहाँ पे मास वेरी करता है। फिलहाल यहाँ पे जो वेरी नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, एम इंटू ए, और वेलोसिटी कांस्टेंट
तो पहला वाला 0 हो जाएगा। ये 2 फॉर्मेट पे काम करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ये काम होगा। 10-15 मिनट का काम जो है तो पूरे जो ऊपर वाले पे करेंगे या फिर जो है इस पे करेंगे। इसको स्पेशल तुम जानते हो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट, रॉकेट उड़ता तो क्या फ्यूल नीचे आता है, फ्यूल नीचे आता है, रॉकेट ऊपर जाता है। स्विमिंग करते हो तो पानी को तुम कहाँ फेंक दो? पीछे फेंक दो, तुम आगे जाते हो। तो ऐसा ही केस है ये। अब थ्रस्ट बोलते हैं धक्का। ओके, क्लियर हो गया लोगों को? बाकी ये जैसे एक आधे मिनट में ये देख लें कि ये बोल रहे थे कुछ ऐसा, इक्वल हाइट चल रहा है तो टाइम का रेशियो पता करना। इक्वल हाइट, ये एच है, एच है, एच है। यहाँ पे T1 लगा और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे सिर्फ T2 लगा और यहाँ तक। तो एच एंड T1 में क्या रिलेशन होगा, कौन बताएगा? एच एंड T1 में, अरे एच इज इक्वल टू GT1 में स्क्वायर बाय 2। और यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना टाइम हो गया? ये 2h हो गया और ये T1 प्लस T2 का स्क्वायर। और यहाँ से पूरे के लिए 3h इक्वल टू G बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वायर। तो T1 यहाँ से निकाल लो पहले से, 2h बाई G। दूसरे वाले से क्या निकल जाएगा? दूसरे वाले से T1 प्लस T2, तो 2 टाइम्स, साथ में एक और क्या आ जाएगा? समझ आया कुछ नहीं आया? हाँ, बोलो बोलो। ये 2h बाई जी को क्या लिख दूँ? तो T1 लिख सकते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी निकल गई? ना समझ में आया तुम्हें कुछ? T2 निकल गया ना। अब क्या करोगे तुम? अब T1 प्लस T2 प्लस T3 यहाँ से निकालोगे और उसमें T1 प्लस T2 डाल दोगे तो √3 माइनस √2 वहाँ से आ जाएगा। तो यही तो है इक्वल हाइट चलने में टाइम का रेशियो 1:2 √2 माइनस 1:2 √3 माइनस √2 आ जाएगा। ये टोटल एच हाइट का बोला जा रहा है। एच हाइट चलने में टाइम T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, T3 लग रहा है। तो T1 T2 T3 का रेशियो निकालना। तो ऊपर वाले एच हाइट के लिए h इक्वल टू GT1 स्क्वायर बाई 2। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए 2h इक्वल टू G बाई 2 T1 प्लस T2 का स्क्वायर। और पूरा वहाँ से वहाँ तक के लिए 3h G बाई 2 T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले से T1 निकल गया, बीच वाले से T1 प्लस T2 निकल गया। यहाँ पे 2h बाई जी को T1 लिख दिया, ये रूट है, ये तो √2 इंटू T1 हो गया। अब जो है तो ये T2 निकालना है यहाँ से, तो ये इधर चला जाएगा तो √2 माइनस 1। तो T1 T2 का रेशियो कितना हो गया? 1:2 √2 माइनस 1 आ गया। T1 T2 का रेशियो 1:2 √2 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।